हाँ, लास्ट क्लास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड चल रही थी अपने, और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया था। कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को? मेजर दो। कौन कौन से? ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। ओपन चेन को फिर से कितने भागों में बांटा था? दो। कौन कौन से? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कौन सी फैमिली बिलोंग करती है? एल्केन फैमिली। एल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। उसके बाद अनसैचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। कितने फैमिली जाती है उसके अंदर? एल्कीन और एल्काइन। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन? एल्काइन। यस। उसके बाद अपन ने बात करी थी ओपन चेन की, क्लोज चेन, सॉरी क्लोज चेन में कितने क्लासिफिकेशन किए? दो। कौन कौन से? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक को फिर से दो भागों में बांटा था, होमो एलिसाइक्लिक एंड हेट्रो एलिसाइक्लिक। फिर अपन ने बात करी थी एरोमेटिक। व्हाट इज द मीन ऑफ एरोमा? स्पेसिफिक ऑर्डर, विशेष प्रकार की हर एक कंपाउंड की अलग अलग गंध होगी, और उनकी आइडेंटिटी क्या बताई थी अपन ने? प्रोड्यूसेस स्मोक ऑन बर्निंग। जब ये जलेगा तो धुएं के साथ जलेगा, और फ्लेम का कलर क्या होगा? येलो कलर। यस। यहां तक हमने बात क्लासिफिकेशन को निपटाया था। अब हमारे पास बात ये आई कि कंपाउंड्स आए हमारे पास, बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स आए। अब उन कंपाउंड्स को स्टडी करना है। कंपाउंड्स को हमें क्या करना है? स्टडी करना है। और उन कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए हमें उनका नोमेनक्लेचर करना है। नाम देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हमारे पास कोई कंपाउंड आया, उस कंपाउंड का हम नाम देंगे, और नाम देंगे तब तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर। क्या है? नोमेनक्लेचर। अब नाम देना है तो मर्जी से नाम दे सकते हैं क्या? हम किसी भी कंपाउंड का मर्जी से नाम दे सकते हैं क्या? हमारे घर में जब किसी नए बच्चे का जन्म होता है तो क्या हम उसका नाम मर्जी से रखते हैं? नहीं। किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, उसके अनुकूल उसके क्या लेटर आ रहा है, उस लेटर के अकॉर्डिंग हम उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। मतलब एक पैटर्न है, बस वही पैटर्न यहाँ पर भी होगा। मतलब सेम वैसे नहीं, कुछ पैटर्न डिसाइडेड होगा नेमिंग का, कैसे नेमिंग करनी है, किस तरीके से बताना है, वो सब बात करेंगे। नेमिंग आपके पास कितने तरीके की हो सकती है? तो 3 तरीके की हो सकती है। कितने तरीके की हो सकती है? 3 तरीके की। एक आता है आपका डेराइव्ड सिस्टम, एक आता है आपका ट्रिवियल सिस्टम, और एक आता है आपका IUPAC सिस्टम। 3 तरीके की नेमिंग सिस्टम से कितने? सबसे पहला ट्रिवियल सिस्टम, डेराइव्ड सिस्टम और IUPAC सिस्टम। सबसे पहले मैं बेसिक बात करूंगा ट्रिवियल सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? ट्रिवियल सिस्टम। ट्रिवियल सिस्टम क्या था? तो ट्रिवियल सिस्टम के लिए कंपाउंड्स का नेम उनके डेरिवेटिव्स के अकॉर्डिंग रखा गया। किसके अकॉर्डिंग रखा गया? मतलब उनके प्रॉपर्टी के बेस्ड। एग्जाम्पल, ट्रिवियल सिस्टम के अकॉर्डिंग CH4 का नाम रखा गया मार्च गैस। व्हाट इज द नेम ऑफ CH4? मार्च गैस। फर्स्ट इनिशियल नेम उसका ट्रिवियल सिस्टम में मार्च गैस रखा गया। क्यों रखा गया मार्च गैस? तो कारण ये रहा कि CH4 कहाँ से आई, उसका ऑब्टेनिंग सोर्स क्या है, वो उन्होंने पता किया। तो CH4 जो है वो मार्शी एरियाज में मिली। कहाँ मिली? मार्शी एरिया। मार्शी एरिया मतलब दलदली इलाके। कहाँ मिली? दलदली इलाके। जिसमें क्या होता है, जो ट्री पार्ट्स होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे धस जाते हैं। धसने के बाद उनका क्या हो जाता है? डीकम्पोजिशन, जिसको अपन कहते हैं ना सड़ना। वो पत्ते जो है वो सड़ने लग जाते हैं, और उनके डिसोसिएशन की वजह से एक गैस बनती है, जिसे हम क्या नाम दिया गया? मार्च गैस। CH4 थी वो। तो उन्होंने कहाँ मिली? मार्शी एरियाज में मिली। नाम क्या दे दिया? मार्च गैस। नाम क्या दे दिया? मार्च गैस। एसिटिक एसिड नाम पड़ा, CH3COOH। CH3COOH का क्या नाम पड़ा? अब एसिटिक एसिड क्यों पड़ा? तो वो आपको कहाँ मिला? CH3COOH विनेगर में मिला। कहाँ मिला? CH3COOH मिला विनेगर में, और विनेगर का लैटिन नाम था एसिटम। क्या था? एसिटम। वहां से उसका नाम क्या पड़ गया? एसिटिक एसिड। फिर आया फॉर्मिक एसिड, HCOOH, उसका नाम पड़ा फॉर्मिक एसिड। कारण वो कहाँ मिला? फॉर्मिका आंट में। चिट्टी जब डंक मारती है तो वो एक एसिड रिलीज करती है जिसका नाम था फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड नाम पड़ा फॉर्मिका आंट की वजह से, चिट्टी की वजह से। तो ऐसे इस तरीके से उन्होंने क्या किया?
कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर करना शुरू किया। पर इसमें तो दोहरा काम हो गया। बात है समझ में? दोहरा काम क्या हुआ कि जैसे कि मुझे आपका नाम याद रखना है, संदीप का नाम याद रखना है, तो मुझे देखना पड़ेगा वो आ कहाँ से रहा है। तो एक तो उसका नाम भी याद रखना और वो कहाँ से आ रहा है वो भी याद रखना, दो चीजें याद रखनी पड़ रही थी। तो फिर ये कंसेप्ट जो है वो एक आध कोई मॉलिक्यूल हो या 4-5 मॉलिक्यूल हो तो इस तरीके से करना इजी था। हमारे पास तो थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स थे, उनके लिए तो ऐसे कैसे याद रखेंगे। बात तो हुई। हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं ये ज़्यादा जरूरी है। क्लासिफिकेशन करने का तरीका है काम को ईजी करना। तो हमारा काम ईजी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, डेराइव्ड सिस्टम लाए। डेराइव्ड सिस्टम मतलब ये कि वो किससे डेराइव हुआ है, किससे। ये तो 10th में था आपका, मेथिल कार्बिनोल CH3OH। CH3OH को क्या नाम दिया गया, मेथिल कार्बिनोल। क्यों दिया गया? क्योंकि ये मान लिया कि वो डेराइवेटिव है किसका, कार्बिनोल का। किसका है, कार्बिनोल। तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर किया। फिर पता पड़ी कि साहब इसके लिए भी तो बार बार डेरिवेटिव याद रखने पड़ेंगे, तो उसका भी फॉर्मेट आगे चला नहीं। तब सब ने ये सोचा कि क्यों ना सब जगह एक जैसा ही नाम हो, सब जगह एक जैसा ही नाम हो, और एक जैसा नाम बनाने के लिए कुछ नियम होने चाहिए। जब कुछ नियम होंगे तो एक जैसा नाम आएगा, वरना मैं कोई कंपाउंड दूं तो एक कंपाउंड दूं और आपको कहूं नहीं कि इसका आईयूपीएसी नेम बताओ। कोई भी कंपाउंड में यहाँ लिख दूं और मैं ये नहीं कहूं कि इसका आईयूपीएसी नेम बताना है, तो कोई बोलेगा डेराइव्ड सिस्टम का नाम, कोई बोलेगा ट्रिवियल सिस्टम का नाम, कोई बोलेगा आईयूपीएसी सिस्टम का नाम, तो सबके नाम अलग अलग आ रहे हैं। बट मैं स्पेसिफाई कर दूं कि आपको आईयूपीएसी नेम बताना है तो आप सबके आंसर एक होंगे। तो एक आंसर आए उसके लिए आपको सेट्स ऑफ रूल्स चाहिए। क्या चाहिए? और उन्हीं नियमों की पालना करनी है। और वो नियम गठित किए थे आईयूपीएसी। किसने गठित किए? आईयूपीएसी, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी। इन्होंने सबसे पहले नियम बनाए 1970, ऐसे तो काफी पहले की बात थी। जो फ्रेश वर्जन आया 1971, और उसके बाद इनका अपडेशन हुआ 1993 में। नियमों में सुधार हुआ 1993 में। और अभी जो हम आईयूपीएसी सेट्स ऑफ रूल्स पढ़ रहे हैं, अभी हम जो स्टार्ट करेंगे, या 11th में आप जो डील कर रहे हो, या अभी हर जगह जो चल रहे हैं रूल्स, वो है आईयूपीएसी सेट्स ऑफ 1993। उसके बाद नियमों में कोई बदलाव हुआ नहीं, हम वही नियम अब तक चला है। आई बात समझ में? तो आपको आईयूपीएसी की जरूरत कहाँ लगी? तो हमें कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ना था, जिसके लिए सबसे पहले हमें कंपाउंड का नाम देना पड़ा, और इसलिए हम आईयूपीएसी को लेकर आए। ठीक, तो अब हेडिंग डालो सबसे पहले नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। nomenclature of organic compounds। देखो, organic compounds are named according to three naming systems। according to three naming system। कितने नेमिंग सिस्टम थे भैया आपके पास? 3। तीनों के नाम लिख दो पहले तो। ट्रिवियल या स्लैश करके लिखना, कॉमन नेमिंग सिस्टम। ट्रिवियल या कॉमन सिस्टम, ट्रिवियल स्लैश कॉमन सिस्टम। सबसे पहला ट्रिवियल और कॉमन नेमिंग। सेकेंड वन इज derived system। थर्ड वन इज आईयूपीएसी सिस्टम। देखो, derived और ट्रिवियल यू ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 10th। इसको तो आईयूपीएसी भी पढ़ी है, 10th में आईयूपीएसी भी था, बट आईयूपीएसी इतना वाइड है कि आपने वो पूरा नहीं पढ़ा। फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग 10th में नहीं थी। 10th में बेसिक एल्केन, एल्किन और एल्काइंस की नेमिंग थी, उससे ज़्यादा नेमिंग नहीं थी। बाकी
ये दोनों तो आप पढ़ चुके हो। ट्रिवियल कुछ टेबल बना के दे रखी थी 10th में, डेराइव्ड की भी दे रखी थी 4 कंपाउंड की, तो ये दोनों आप पढ़ चुके हो। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस अभी करना हमें, और उसमें भी ये तो बिल्कुल अपने चाहिए ही नहीं, आगे भी नहीं चाहिएगा, ये तो चाहिएगा आगे। कॉमन नेमिंग आगे आप साथ साथ में चैप्टर पढ़ोगे ना, जैसे जैसे 11 12 के, वैसे साथ साथ पढ़ेंगे कॉमन नेमिंग, उसको अलग से नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें कोई सेट्स ऑफ रूल्स नहीं है, कोई सेट्स ऑफ रूल फिक्स नहीं है, सब कंपाउंड्स के लिए अलग अलग है। IUPAC कॉमन सेट्स ऑफ रूल है। IUPAC क्या है? कॉमन सेट्स ऑफ रूल। इसलिए आपको बात किसकी करनी है? IUPAC की। इसलिए अपन इन दोनों की बात अभी करेंगे, सीधा स्टार्ट करेंगे क्या? IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो अब हेडिंग डालो IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखो। IUPAC या इट इज स्टैंड्स फॉर IUPAC की फुल फॉर्म लिखनी है। इट इज स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, ये तो हो गया IUPAC। अब IUPAC पढ़ने से पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कैसे रीड करेंगे वो देखना है। ठीक, एग्जांपल जैसे कि CH3 CH2 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 CH3, कौन सा फॉर्मूला है? कंडेंस फॉर्मूला। कौन सा है? कंडेंस फॉर्मूला। यहां से एक हाइड्रोजन को हटाकर मैंने यहां जोड़ दिया OH, यहां से एक हाइड्रोजन को मैंने निकालकर जोड़ दिया CH3। तो इसमें एक तो आपकी क्या होती है? चेन। क्या होती है? जिसको हम क्या कहते हैं? पेरेंट चेन। क्या कहते हैं? मेन चेन जो आप सेलेक्ट करते हो। चेन से बाहर जो ग्रुप दिखता है उसे अपन कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या कहते हैं? और ये कहलाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप। अभी पढ़ा था ना आपने फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप पता पड़ जाएगा कौन कौन से मैंने लिखवाए सारे। तो ये आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप, पेरेंट चेन, सब्स्टिट्यूएंट्स, ये 3 चीजें होती हैं, और इन 3 चीजों को पैटर्न वाइज आपको लिखना है। तो अब पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है, उसके बाद क्या आएगा वो फॉर्मेट अपन पहले डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट लिखो फॉर्मेट ऑफ नेमिंग। फॉर्मेट ऑफ नेमिंग, IUPAC नॉमेनक्लेचर, फॉर्मेट ऑफ नेमिंग। सबसे पहले आपको लिखना है प्रीफिक्स। सबसे पहले क्या आता है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को हम कहते हैं ऐसे वर्ड्स जो कहां जुड़ते हैं? आगे। प्रीफिक्स मतलब आगे जो जुड़ेगा। प्रीफिक्स के बाद हमारा आता है रूट वर्ड। प्रीफिक्स के बाद क्या आता है? रूट वर्ड। रूट वर्ड के बाद आपका आएगा प्राइमरी सफिक्स, फिर आपका आएगा सेकेंडरी सफिक्स। ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आपको नेमिंग करनी है। हो गया? इस फॉर्मेट में नेमिंग, यही फॉर्मेट रहेगा हमेशा। कोई भी कंपाउंड है, सबसे पहले क्या लिखना है? प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर अब लेकिन प्रीफिक्स में क्या वो बताना है। तो प्रीफिक्स में हमेशा आपके क्या आएंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या आएंगे? और सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? द ग्रुप आउटसाइड द मेन चेन। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? मेन चेन जो आपने सेलेक्ट करी है उससे बाहर जो रह गया वो क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट्स।
तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? उसका नाम लिखोगे जो ग्रुप से बाहर है, चेन से बाहर है, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रीफिक्स। फिर आता है आपका रूट वर्ड, और रूट वर्ड आपको मिलेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम से। कहां से मिलेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे कि कार्बन एटम एक है तो रूट वर्ड होगा मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, ऐसे। 1 डिग्री सफिक्स आपको मिलेगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन से। किससे मिलेगा? डिग्री ऑफ सेचुरेशन, लाइक एन, इन, आइन और प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। या क्या होगा? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, या तो एन, इन, आइन 1 डिग्री सफिक्स, या होगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। और सेकेंडरी सफिक्स आपका होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है आपका। ये क्या होता है आपका? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इस तरीके से आपको सारी चीजें मिलेंगी। सबसे पहले प्रीफिक्स में कौन मिलेगा? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब ग्रुप्स आउटसाइड दी मेन चेन। रूट वर्ड डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। 1 डिग्री सफिक्स, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एन, इन, आइन। या आपके 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, तो एक तो आपका कहलाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दूसरा आपका कहलाएगा प्राइमरी या सेकेंडरी, तो वो आपका इसमें जाएगा। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लिखा जाएगा लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स में। तो ये उतार लो। ये फॉर्मेट हो गया। अब अपन पढ़ेंगे रूल्स। अब क्या लिखेंगे? रूल्स। देखो, सारे नियम पढ़ लें आईयूपीएससी के, इतना तो संभव नहीं है, फिर दोनों साल पढ़ोगे तो भी नियम तो निपटाएंगे नहीं। इतने सारे नियम आईयूपीएससी के, मतलब अलग अलग एग्जेप्शनल केस, फिर दूसरे केस, ऐसे नियम है। हमारे वो नियम पढ़ने जो 11th-12th में कोई भी कंपाउंड आ जाए तो हम उसका काम आसानी से कर लें, वैसे कंपाउंड आपको पढ़ लें। एक बार वो टॉपिक देख लेना, आइसोप्रोपिल वाला जो कंफ्यूजन था, ये बिठा दूंगे, फिर अपन प्रॉपर इसके ऊपर आ जाएंगे। अपन ने एक क्वेश्चन बताया था, मतलब बताया तो क्या था, लिखा था, जिसमें क्वेश्चन ये था कि आइसोप्रोपिल आपके पास है CH3, CH2, CH3, ये है, ये कहलाएगा प्रोपेन। और कौन सा प्रोपेन? एन प्रोपेन। कौन सा प्रोपेन है? एन प्रोपेन। अगर मैं यहां से हाइड्रोजन निकालूं या यहां से हाइड्रोजन निकालूं, अगर मैं यहां से हाइड्रोजन निकालूं या यहां से हाइड्रोजन निकालूं, दोनों केस में मेरा क्या बनेगा? एन प्रोपिल। क्या बनेगा? एन प्रोपिल। अब मुझे बताओ, एन प्रोपेन से एन प्रोपिल, समझ में आ गया? तो आइसोप्रोपिल बनाने के लिए यहां क्या होना चाहिए? आइसोप्रोपेन होना चाहिए। आइसोप्रोपेन बना सकते हो क्या आप? बनाओ। 3 कार्बन में आइसोप्रोपेन बनेगा कैसे? कंडीशन क्या है? सेकेंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। कार्बन ही तो 3 है, आइसोप्रोपेन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो आइसोप्रोपिल बनता है, आइसोप्रोपिल। तो यहां पर एक एक्सेप्शनल केस ये आता है, एक्सेप्ट आइसोप्रोपिल ऑल द एल्किल एन और नियो ग्रुप। फिर सुनना, कौन कौन से? एन, एल्किल, सॉरी एन, आइसो और नियो, ये सब आपके कौन से होंगे? प्राइमरी कार्बन में होंगे। किस में होंगे? एक्सेप्ट आइसो भी प्राइमरी में ही होगा, बट एक्सेप्ट इंडिविजुअल किसकी बात करते हैं अपन? आइसोप्रोपिल। सिर्फ आइसोप्रोपिल ऐसा केस है जिसमें आपका सेकेंडरी कार्बन होगा। एग्जांपल, आइसो ग्रुप, आइसोप्रोपिल किसे कहते हैं हम? CH3CH, ये कहलाएगा आइसोप्रोपिल, जिसमें कार्बन कौन सा है? सेकेंडरी कार्बन। कौन सा है? अब आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन बना सकते हो? CH3CH, CH3, CH2, क्या है ये आपका? आइसोब्यूटेन। क्या है? अब इससे आपको आइसोब्यूटिल बनाना है, तो क्या सेकेंडरी हाइड्रोजन को निकालोगे आप? गलत हो जाएगा।
आपका आइसोब्यूटिल कब बनेगा? CH3 CH CH3 CH2, ये आइसोब्यूटिल है। ये क्या है? तो आइसोब्यूटिल में कहां से निकला हाइड्रोजन? प्राइमरी कार्बन से। तो आइसो हो, नियो हो या एन हो, कहीं भी हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा? प्राइमरी का ही निकलता है, एक्सेप्ट आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल में कौन सा आता है? सेकेंडरी। तो आइसोप्रोपिल आपका सेकेंडरी भी है और आइसो भी है। लेकिन अब इसमें अगर इस हाइड्रोजन को मैं निकालता तो ये आइसो नहीं होता, क्या कहलाता? सेकेंडरी ब्यूटिल। क्या कहलाता? सेकेंडरी ब्यूटिल। तो कब आइसोब्यूटिल, कब सेकेंडरी ब्यूटिल? क्लियर हुआ? अब कोई डाउट होना चाहिए? अब नहीं होगा, क्योंकि अपन ने वो पॉइंट नोट यू करके नहीं लिखा है। तो आपने ये जो वहाँ लिखा था ना अपने टाइप्स ऑफ एल्किल ग्रुप ना आइसो, वहाँ तो वहाँ खाली जहाँ भी जगह हो, नहीं हो जगह तो टॉप ऑफ द नोटबुक लिख देना। स्टेटमेंट क्या लिखोगे? ऑल एन आइसो एंड नियो हाइड्रोजन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्राइमरी कार्बन एक्सेप्ट आइसोप्रोपिल। एक्सेप्ट आइसोप्रोपिल। हाँ सेकेंडरी में होगा, पर जैसे कि आपने पूछा सर इसका नाम क्या होगा, तो वो आइसोप्रोपिल होगा। कार्बन सेकेंडरी होगा, हाँ बिल्कुल कार्बन सेकेंडरी होगा। कार्बन आपका कौन सा होगा? सेकेंडरी। ठीक साहब, तो ये तो हो गया आपका इसका कंफ्यूजन वाली बात जो एक अटकी हुई थी। अगला लिखो रूल। रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट के बाद हम नियमावली चालू होगी आपके। रूल्स, फर्स्ट लिखो। फर्स्ट, जब भी नामकरण करना है आपको, नोमेनक्लेचर करोगे, पहला काम आपको यही करना है हर एक कंपाउंड में। लिखो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। फर्स्ट लिखो सेलेक्ट द longest continuous chain. Select the longest continuous chain. It will be called as parent chain. इसको हम क्या कहते हैं? Parent chain. It will be called as parent chain. इसे हम क्या कहते हैं? Parent chain. Okay, look at here. इधर जान दीजिए। ये आपका कोई कंपाउंड है, हाइड्रोजन इसके साथ है, हाइड्रोजन का हमारा काम नहीं है अभी, इसलिए मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखे। ये है, तो अब सबसे पहली चीज क्लियर करना, लॉन्गेस्ट चेन लेने के लिए आप ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े कैसे भी जा सकते हो, पर कंडीशन ये सबसे ज्यादा कार्बन कवर करने हैं। अब मान लो आप पॉसिबिलिटीज गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मतलब दो चेन आपको मिल रही है और दोनों कितने मेंबर्स की है? 9 मेंबर्स। कितने की है? तो अब दो अगर आ जाए तो क्या करना, वो अभी मैं नहीं बता रहा हूं, वो आगे भी पढ़ेंगे अपन। पहला काम तो हमारा ये कि जो सबसे ज्यादा हो उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो ये हमारी होगी क्या? पेरेंट चेन। क्या होगी? पेरेंट चेन। अगर अब आपने नियम पढ़ा है तो सबके सब यही चेन सेलेक्ट करेंगे, दूसरी चेन है ही नहीं, तो सबके नाम कैसे आने चाहिए? एक जैसे। पर अगर किसी ने गलती से ये 8 मेंबर की चेन ले ली तो गलत होगा उसका आंसर। तो कोई भी मर्जी से कंपाउंड बना दूं मैं यहाँ बोर्ड के ऊपर, आंसर सबका एक जैसा ही आना चाहिए। वो कहलाती है रूल्स, वो कहलाता है सेट्स ऑफ रूल्स या पैटर्न। वरना सबके नाम अलग अलग आ रहे हैं तो फिर वही बात आ गई कि नेमिंग कोई फिक्स है ही नहीं। तो आपको सबसे पहला काम करना है, यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। ये वर्ड याद रखना, कंटिन्यूअस चेन। वो चेन रेगुलर होनी चाहिए, वो कहलाएगी आपकी पेरेंट चेन। आया समझ में सबको? दूसरा खास बात, दूसरी खास बात ये सुन लो एक बार, नियम नहीं, हाँ दूसरा इसी नियम की बात बता रहा हूं मैं। अगर मैं यहां पर जोड़ दूं OH, क्या जोड़ दूं? तो अगर आपने ये चेन ले रखी है तो गलत, फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लेकिन अगर उस चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है?
तो आपको फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन है उस कार्बन को मेन चेन में लेना है। मतलब फंक्शनल ग्रुप आपका OH, वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, और ये कार्बन आपका मेन चेन में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, आया सुनो सबको, पर क्या अभी मेन चेन में आ रहा है? भले आपकी अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को मेन चेन में लेना है, भले वो चेन आपकी छोटी हो, भले वो चेन आपके, यूं नहीं कि सर ये 9 है, ये तो 8 ही हो रहे हैं, भले 8 है, लेकिन नियम ये कहता है कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को आपको मेन चेन में लेना है। तो अब आपकी चेन क्या हो जाएगी, OH तो रहेगा बारी, ये मेन चेन होगी। तो नॉट यू करके लिखो इसमें, इसी रूल, मतलब ये जो रूल लिखा उसके नीचे नॉट यू करके, if there is a functional group, if there is a functional group, comma, it must be part of the parent chain, comma, if there is a functional group, comma, it must be not, if there is functional group, comma, it must be the part of parent chain। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो पेरेंट चेन का पार्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल सुनेंगे आप, CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH3, ये आपके पास है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो अभी आपको नाम हम नहीं लिखना है, अभी तो खाली मैं तो कंसेप्ट बता रहा हूँ। ये आपकी क्या हो गई, पेरेंट चेन। क्या हो गई, ये जो पहला नियम लिखा था वो। अब इसी में अपन कर दें CH3 CH CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH2 OH CH3। अब देखो 1 2 3 4 5 6, इस कार्बन तक तो आना ही आना है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसके पास है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब आपकी क्या होगी पेरेंट चेन, ये होगी आपकी पेरेंट चेन। क्या हो गई, अब आया समझ में? तो ये जो अभी तक नियम लिखा उसमें एग्जाम्पल करके ये दोनों उतार दो। हो गया, कोई डाउट इसमें किसी को? द नेक्स्ट वन, अगला रूल लिखो सेकंड। अब देखो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब नंबरिंग द कार्बन एटॉम, अब कार्बन एटॉम की क्या करनी है हमको, नंबरिंग। तो लिखो असाइन द नंबर, बिठाओ, असाइन द नंबर to carbon atom, assign the
number to carbon atom of the longest chain, assign the number to the carbon atom of the longest chain like that the substituent receives the substituents receive the lowest possible number irrespective of their nature, lowest locant number irrespective their nature. आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए? सब्स्टिट्यूएंट्स. व्हाट इज सब्स्टिट्यूएंट्स? द ग्रुप आउटसाइड दी मेन चेन. उनको क्या होना चाहिए? कम से कम नंबर मिले, ये कोशिश आपको करनी है. ठीक. उससे पहले आप लोगों ने अभी जो न्यू गाइडलाइन देख ली सबने, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है ना नॉन बोर्ड क्लासेस के लिए, कि आप लोगों के एग्जाम्स होंगे बट नाम मात्र के होंगे. वो आपको प्रमोट कैसे करेंगे? तो आपके जो होमवर्क नोटबुक्स हैं, इंटरनल हैं, स्कूल की तरफ से नंबर डाले जाएंगे. इसलिए ये जो नोटबुक हैं वो आप लोग अप टू डेट तैयार करके रखेंगे सारी सब्जेक्ट्स की. नहीं होंगी बिना प्रूफ के आपको नंबर नहीं मिलेंगे. सारी बात समझ में. ये जो सब्जेक्ट्स अभी आपके चल रही हैं उन सारी सब्जेक्ट्स में जो भी होमवर्क मिल रहा है नोटबुक अप टू डेट तैयार करके रखें. ठीक. उसी के बेस आपकी मार्किंग होगी. इसलिए नोटबुक ये सब कंप्लीट रखेंगे. ठीक. नोटबुक नहीं होगी तो फावे पड़ जाएंगे. ये नोटबुक का विषय ध्यान रखें, सब नोटबुक कंप्लीट रखें. सेकेंड रूल क्या था? आपको सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या करना है? लोएस्ट लोकेंट देना है. तो अब देखेंगे ध्यान से. CH3 CH2 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 CH2. ये कंपाउंड है. पहला काम, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन. पॉसिबिलिटीज गिनो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मिल गई चेन. ये ले ली हमने चेन. पहला काम यही सीखा हमने. दूसरा काम नंबरिंग. और नंबरिंग हमें ये सिखाता है कि नंबरिंग आपको इस तरह, और नंबरिंग को ऐसा नहीं सीधे ही चलना है, यहीं से कर सकते हो, यहां से भी. तरीका ये कहता है कि लोकेंट्स जो है, लोकेंट्स मतलब नंबर को हम क्या कहते हैं? लोकेंट्स. और सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर मिले. तो अब पॉसिबिलिटी देखो पहले. अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं, कहां से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो क्या मिला आपको? 2 6. ये मिला 2 6. मैं नंबरिंग यहां से कर रहा हूं. यहां से करूं. अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब क्या क्या मिला? 4 8. तो कम कौन सा है? 2 6 या 4 8? 2 6. तो मेरा सही तरीका कौन सा है? पहले जो मैंने नंबरिंग करी थी वो सही है. सेकेंड में जो मैंने नंबरिंग करी थी भैया गलत. सेकेंड नंबरिंग गलत. तो आपको क्या करना है? एग्जाम्पल यूँ करके और नंबरिंग ऊपर से करनी है इस तरफ से. 1 2 3, सॉरी ये तो गलत है, ऊपर वाली सही है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये वाली नंबरिंग कर दो. एग्जाम्पल यूँ करके क्लियर करो. चेन भी सेलेक्ट हो गई, नंबरिंग भी हो गया. अब तो सीधा क्या करना है? नाम लिखना है. अब क्या करना है? नाम. तो नाम में सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन? क्या लिखते हैं? फॉर्मेट क्या कहता है? फर्स्ट प्रीफिक्स. प्रीफिक्स मतलब
सब्स्टिट्यूएंट्स, कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? 2। CH3 को क्या बोलते हैं? अरे पढ़ा है ना अपन ने, CH3 को क्या कहते हैं? मैथिल। इसको क्या कहते हैं? एथिल। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, दोनों को पहले लिखना पड़ेगा। प्रीफिक्स का मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स, 2 आ रहे हैं तो दोनों को लिखना है। और लिखते समय जब दोनों को लिखेंगे तो पहले किसको लिखेंगे, ये पंचायत है। अब क्या बात है, पहले किसको लिखना, तो लिखिए नेक्स्ट रूल, while writing the name of compound, next, while writing the name of compound, while writing the name of compound, the substituent, while writing the name of compound, the substituent which is alphabetically first, which is alphabetically first, which is alphabetically first, should be written, should be written first, should be written first, should be written first, irrespective of, irrespective of its locant, locant का मतलब संख्या, नंबर, irrespective of its locant। मतलब आप यूं नहीं कहोगे कि सर ये पहले आ रहा है सेकंड नंबर पर तो पहले इसको लिखेंगे, लोकेंट से कोई मतलब नहीं। आप तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, जिसको कहते हैं मैथिल एम, इसको कहते हैं एथिल ई, ई पहले आता है, पहले किसको लिखोगे? ई को। पहले किसको लिखोगे? और ई को उसके एड्रेस के साथ लिखना है कि ई कहाँ मिल रहा है आपको, तो उसका एड्रेस क्या है? 6 एथिल 2 मैथिल। तो ये क्या लिखा हमने? प्रीफिक्स, खाली पहला भाग हुआ हमारा 6 एथिल 2 मैथिल। लेकिन उससे पहले नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, two numbers should be separated by comma, two numbers should be separated by comma। नोट का फर्स्ट पॉइंट, नोट में 3 पॉइंट लिखने हैं। 2 numbers should be separated by comma। सेकेंड लिखो, नंबर एंड लेटर, 2 numbers should be separated by comma, number and letter should be separated by hyphen, hyphen मतलब डैश। number and letters, number and letters should be separated by hyphen। और तीसरा, फर्स्ट लेटर कैपिटल। ये याद, ये 3 बातें याद रखनी। नियम लिखने का भी तरीका है कि 2 नंबर आ रहे हैं 2 2, तो 2 और 2 के बीच में कोमा, 2 मैथिल 2 और एम के बीच में हाइफन। ये तो अब आपको इसका नाम लिखकर बताना है, लिख सकते हो अब इसका। तो सबसे पहला लोकेंट के साथ सब्स्टिट्यूएंट के साथ उसका लोकेंट, तो सबसे पहले क्या आएगा? 6 एथिल, 6 और ई के बीच में क्या आ गया? हाइफन आया, फर्स्ट लेटर कैपिटल। फिर क्या कहा है? 2, तो यहां फिर लेटर और क्या है? तो फिर हाइफन आएगा ना, 2 के बाद मेथिल, 6 एथिल 2 मेथिल। कितने कार्बन है? तो प्रीफिक्स के बाद क्या आता है? रूट वर्ड। रूट वर्ड किसके आधार पर पता पड़ती है? नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन है? 9। तो क्या आया? हेक्स। क्या आया? हेक्स। ऑल कार्बन्स आर सिंगल बॉन्डेड। डिग्री ऑफ सैचुरेशन एल्केन, तो एन, तो हेक्स एन। और फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, नो कार्बन है, नॉन। तो क्या गया? नो। तो नाम क्या हुआ? 6 एथिल 2 मेथिल नोनेन। आया समझ में सबको? वेरी गुड।
इसमें इसमें कोमा क्यों आएगा? कोमा हमेशा दो नंबर के बीच में ही होगा, बाकी कहीं कोमा यूज नहीं करना है आपको, ये तो एक साथ आएगा। नेक्स्ट में अब कंडीशन बन रही है हमारे सामने, मतलब अलग अलग, जो मैंने बताया था ना कि एक ही कंपाउंड में सेम मेंबर की दो चेन है, जैसे कि अपने इसमें 9 की दो चेन थी, तब हम क्या करेंगे, इससे अलग अलग कंडीशंस बनेंगी। तो लिखो, व्हेन अ मॉलिक्यूल कंटेन when a molecule contain two or more identical substituents, when a molecule contain two or more identical substituents, आइडेंटिकल मतलब सेम, टू और मोर सेम, जैसे कि यहाँ एक एथिल और एक मेथिल यूं आ रहा है, उसकी बजाय दोनों एथिल या दोनों मेथिल होते तो अब क्या करेंगे, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स। देन देखो, फॉलोइंग प्रीफिक्सेस आर यूज्ड, जैसे कि अगर आपके 2 मेथिल्स होते तो 2 के लिए क्या आएगा, डाई, 3 के लिए क्या आएगा, ट्राई, 4 के लिए क्या आएगा, टेट्रा, एटसेट्रा। इसे आपको लगा देने, तो आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ भी मेथिल तो क्या बोलते हैं हम, 2,6 डाई मेथिल, क्या बोलते हैं, 2,6 डाई मेथिल, 2,6 डाई एथिल, आया समझ में, इससे यूज करते हैं। 2 सेम तो डाई, 3 सेम ट्राई, 4 सेम टेट्रा, इस तरीके से। तो ये फिर उतार लो, फिर आपको यूं करने की जरूरत नहीं है कि 2 मेथिल 6 मेथिल ऐसे अलग अलग नहीं लिखना है, ठीक। नेक्स्ट अगला नियम देखो, नेक्स्ट लिखो अगला पॉइंट, इफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स are found in equivalent positions, if the two substituents are found, if the two substituents are found in equivalent positions, the lower number is given, to the one, the lower number is given to the one, coming first in the alphabetical order, मान लो अब आपके सामने यूं हो गया कि नंबरिंग कहीं से भी करो और दोनों को सेम पोजीशन मिल रही है, जैसे कि देखना आप यहां पर
दोनों उसकी सेम, CH3 CH2 CH2 CH2, ये बना रहे हैं अपन। और यहां मैंने जोड़ दिया CH2 CH3 और यहां मैंने जोड़ दिया CH3। इस कंपाउंड के नेम अपन को नेमिंग करनी है। तो सबसे पहला काम, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लॉन्गेस्ट ही लेंगे, तो मैं ले लूं पहले सीधी, ये चेन ले ली, पहला काम हो गया। दूसरा काम नंबरिंग, दूसरा काम 1 2 3 4 5 6 7 8 यूं करूं तो इसको क्या मिला 3 और इसको क्या मिला 6, तो पहला क्या मिला 3 6। अब यहां से करूं 1 2 3 4 5 6, यहां से भी क्या आया भैया, दोनों जगह से सेम आ रहा है। मतलब अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स हो और दोनों को सेम लोकेंड मिल रहा हो तो सही कौन सा, तो सही वो वाला होगा जिस ऑर्डर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले को कम मिल रहा हो। तो ये क्या कहलाता है मेथिल, ये क्या कहलाता है एथिल। तो हमें वो देखना है जिसमें एथिल को कम मिल रहा है। तो एथिल को कम कौन सा मिल रहा है 3, तो आपकी नंबरिंग कहां से सही होगी। ये रूल किस चीज को समझ में आ गया, आ गया। बाकी जिनको नहीं आया वो फिर से सुनेंगे। आपको खाली इतना ध्यान रखना है कि जो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं उस सब्स्टिट्यूएंट्स को हमको कम नंबर देना है जिस सब्स्टिट्यूएंट्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले है। ई पहले आता है तो हमें ये खाली ध्यान रखना है कि ई को कम नंबर कहाँ से मिल रहा है, तो यहाँ से मिल रहा था, तो आपको नंबरिंग वहाँ से करनी है। तो अब अगर इसका नाम अगर आपको पूछा जाए तो क्या सही होगा भैया 3 एथिल, फिर 6 मेथिल, फिर ऑक्टेन। आया समझ में सबको, एनी डाउट उतार लो। ये अपन ने जो पढ़े ना अभी वो बेसिक रूल्स है। वो क्या है बेसिक रूल्स। अब मैं कुछ एक कंपाउंड्स यहां पर दे रहा हूं, घर पे जाकर आपको प्रैक्टिस करनी है, उनकी कल करके लाना है। IUPAC नेमिंग करनी है इन कंपाउंड्स की। इन चारों को आपको कल घर से करके लाना है।